नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने कल सहअभाज्य संख्याओं तक पढ़ लिया था। आज हम सहअभाज्य संख्याओं से आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पीछे का अगर देखें तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था। हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसमें थी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक आदि। ये हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम सहअभाज्य संख्याओं से आगे चलेंगे। तो आगे दो संख्या और होती हैं, उनमें से एक होती है आपकी परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या। एक सेकेंड, हम यहाँ से पेन को थोड़ा मोटा कर लेता है, पेन का कलर चूज कर लेते हैं। हाँ ठीक है। एक होती है आपकी परिमेय संख्या। ये कौन सा रंग आ गया, सॉरी अभी हम जानते भी नहीं ना इसके बारे में, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बस। अरे यार, अच्छा सा रंग नहीं आ रहा अभी। परिमेय संख्याएं, परिमेय। हमें लग रहा है ये ज़्यादा पतला हो गया है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। परिमेय संख्याएं वो होती हैं। परिमेय का मतलब होता है, देखो जैसे हिंदी में नहीं होता है कि जिसको मापा जा सके या जिसको नहीं मापा जा सके। ठीक है, जिसको मापा जा सके उसको कहते हैं परिमेय। ठीक है, और जिसको नहीं मापा जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जैसे कि आपकी 2, 3, 4, 5। परिमेय संख्याओं मतलब अगर हम और छोटे शब्दों में समझे तो परिमेय संख्याओं का मतलब ये भी होता है कि जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जैसे कि आपकी 3/4, ठीक है, 5/6, और ये 2, 3, 4 हैं। इनको भी हम बटे में अगर लिखना चाहेंगे तो ये बटे में मतलब भिन्न के रूप में लिखी हुई हैं। इनके सबके नीचे 1 लगा दो तो ये भिन्न ही तो हैं सारी। ये सारी सारी क्या भिन्न है। अपरिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि आपकी पाई है। ठीक है, जैसे आपकी √2 है, जैसे आपका √5 है। ये अपरिमेय संख्या है। √2, 5, 7, 11 ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर √16 आ जाए तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि √16 की मतलब जो वैल्यू है वो सीधी सीधी निकल के आ जाएगी, 4 है। ठीक है, 4। लेकिन इनकी वैल्यू नहीं आएगी निकल के। और अगर जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कोई √27 है तो ये अपरिमेय हो जाएगी। अगर यहाँ पे होल थ्राइज लगा दिया जाए तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं। परिमेय संख्याएं हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई। अब हमने भाज्य संख्याएं भी पढ़ ली थी और अभाज्य संख्याएं भी पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा वो और देखते हैं क्या। हाँ, हम लोग अब इसमें से स्थानीय मान और जाति मान मतलब देखते हैं। स्थानीय मान क्या होते हैं? स्थानीय मान, स्थानीय मान जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6465। तो इसमें वो पूछ लेता है आपसे कि 4 का स्थानीय मान बताओ। तो 4 का स्थानीय मान हम लोगों ने कक्षा 3 या 4 की क्लास में पढ़ा था कि जी वो हम लोग ऐसे करते थे। 4 का 400 हो जाएगा स्थानीय मान, 3 का 30 हो जाएगा और 5 का 5 ही रहेगा। 6 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी कि 6000 स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि स्थानीय मान क्या है
और जातिमान क्या आता है? जातिमान या जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फेस वैल्यू, ये होती है प्लेस वैल्यू और इसको फेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। जैसे 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 6000 हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 400 हो जाएगा, और अगर 3 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 330 हो जाएगा, 5 का तो 5 ही रहेगा। लेकिन फेस वैल्यू जो होती है यानी कि जो अंकित मान होता है वो हमेशा उनका सेम ही रहता है, अंकित मान हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। अब जैसे अगर इसे और ज़्यादा अच्छे उदाहरण में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरा नाम मोहित है, मैं अगर मेरा पिताजी से रिश्ता देखा जाए तो मैं उनका बेटा हूँ। ठीक है। अगर किसी मतलब अगर मैं बहन से रिश्ता देखूंगा तो मैं भाई हूँ। लेकिन मैं एग्जैक्ट हूँ क्या? मैं हूँ तो मोहित ही। वैसे ही इसमें होता है कि जो स्थानीय मान होता है वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन जाति मान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। जाति मान या अंकीय मान जिसको कहते हैं वो कभी चेंज नहीं होता है। जाति मान को ही हम अंकीय मान भी कहते हैं। अंकीय मान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। चलिए हम लोग अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य है? कल हमने आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े में पाई जाती हैं। तो देखिए जोड़े में पाई जाती हैं, और दूसरा उनका क्या होता है कि हमने बताया था कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कोई भी फैक्टर उनका कॉमन नहीं होता है। कॉमन फैक्टर नहीं होगा यानी कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसमें उनका भाग चला जाए, और ऐसी भी कोई मतलब उनका एलसीएम जो होता है वो हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल आता है। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जिसको कहते हैं, एचसीएफ यानी कि मासापा, मासापा सदैव एक होता है। ऐसी संख्याओं को के जोड़े को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं हमारी क्या बोलते हैं उसको, सम भी हो सकती हैं और विषम संख्याएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए 126 और अगर हम 156 को देखते हैं, क्या इनमें कोई ऐसा कोई फैक्टर मिलेगा नहीं जो मतलब जिनसे ये कटेंगे नहीं। यानी देखो 126 156 दोनों सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो यानी कि ये आपस में कट जाएंगे। इनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि ये वाला हमारा उत्तर हो नहीं सकता है। ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं 23 और 92। 23 और 92 में देखो 23 चौकू 92 ही होता है, डायरेक्ट 23 से ही ये कट रही, तो ये वाला भी सवाल हमारा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 24 और 351। अभी हमने हालांकि विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम आपको और बताएंगे कि कैसे हम करेंगे। तो ये 24 है ना, 24 भी 3 से कट जाएगा क्योंकि 4 2 6 होता है, और यहाँ पे 3 5 8 1 9, यानी कि इसके अंकों का जो योग हो रहा है वो 3 से कट रहा है, यानी ये वाला उत्तर भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा फिर क्या, 18 और 35। ये सहभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो इनका गुणनफल आएगा उत्तर, और जब एचसीएफ लेंगे यानी कि मासापा लेंगे तो इनमें से हमको एक मिल जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सवाल। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रूढ़ है? रूढ़ संख्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रूढ़ है? रूढ़ का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके टुकड़े ना हो सकें, मतलब जिनका टुकड़ा हम करें तो हमें मतलब जैसे एग्जैक्ट मतलब टुकड़े ना हो सकें, जैसे कि रूढ़ शब्द होते हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही देखो 27 9 गुणा 3, अगर हम 9 गुणा 3 करते हैं तो ये 27 होता है। रूढ़ संख्या को ही हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, तो 27 तो हमारी अभाज्य संख्या है नहीं। ठीक है। ये उत्तर होगा नहीं। 51 जो है वो 17 से कट जाता है, ये भी नहीं होगा उत्तर। और फिर हम 39 देखेंगे तो 39 होता, 13 या 39, ये भी नहीं उत्तर होगा। तो हमारा उसका आंसर क्या हो जाएगा, जब ये 3 उत्तर नहीं तो इसका आंसर 47, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर कह रहा है कि 3√16 है, परिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, अभाज्य संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 3√16। एक मिनट। अब देखते हैं कह रहा है 3√16।
ठीक है, पेन थोड़ा सा डार्क लेते हैं। ग्रीन ले लेते हैं। 3√16 इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुणा √16 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 3 चौकू 12 आ रही है। तो 12 कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या तो 12 होगी नहीं, ठीक है। काल्पनिक संख्या भी नहीं हो। काल्पनिक संख्या वो होती हैं जो अंडर रूट में माइनस में हो। जैसे -4 है तो ये हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो ये वाला भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि 12 क्या है? परिमेय संख्या है। फिर ये हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम पेन को ठीक कर लेते हैं। एक बार हम पेन की सेटिंग को ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक हो गया। देखो, इसको हमने जब खोला तो 3√4 हो गया, यानी आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। वो कह रहा है संख्या, ये संख्या दी हुई है 13, 24, 68 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करो। ये संख्या दी हुई है 13, 24, 68। 13, 24, 68 में 3 का अंकीय मान और स्थानीय मान। अंकीय मान कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 30,000। अंकीय मान तो हो जाएगा हमारा 30,000 और स्थानीय मान कितना हो जाएगा? सॉरी, स्थानीय मान हो जाएगा 30,000 और अंकित मान कितना हो जाएगा? अंकित मान हमने बताया था, अंकित मान हमेशा हमारा वही रहता है, यानी कि 3। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 और 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन इनमें से एक दिया हुआ नहीं है, हम ऑप्शन डी को सही मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक ऑप्शन लिख देते हैं, जो भी 30,000 3 वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ठीक हो जाएगा। 30,000 3 ये हो जाएगा। इसे ऑप्शन अलग से बना लो ई, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12.2543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 12.2543 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, यानी 4 अंक हैं। तो दशमलव लगा के 1, 2, 3, 4, यहाँ ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो दशमलव वाला कोई सिस्टम ही नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में चेंज कब होगा? जब 3 ऊपर हो और नीचे कितने बिंदी हो? 1, 2, 3, 4, नीचे बिंदी हो 4, 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन हमारा अब सही हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य हैं? कल ही हमने आपको बताया था कि एक बार को हम याद कर लेते हैं कि 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है और 100 तक हमारी अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होगी। अब 200 तक बढ़ेंगे तो हमारी अभाज्य संख्याओं की संख्या धीमे धीमे करके कम होती चली जाएगी। अगर आप ये मत गैस लगा लेना कि 50 है, 50 तक 15 है तो 100 तक 30 हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि वो किसी ना किसी से तो कटी जाएगी ना। इस वजह से वहाँ पे बढ़ते समय अभाज्य संख्याओं की संख्या कम होती जाती है। तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल नंबर है 8वां। हाँ, ये आज का अंतिम सवाल था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।